नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग वैदिक काल पढ़ रहे हैं और इससे पहले हम लोगों ने पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा कर चुके हैं और उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते थे उनकी भी चर्चा कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति क्या थी और सामाजिक स्थिति में महिलाओं की स्थिति क्या थी तथा दोस्तों नियोग प्रथा क्या थी, क्योंकि ये बहुत लोग मतलब इसके क्वेरी आ रही थी कि सर बताइए नियोग प्रथा। तो इसमें नियोग प्रथा जानेंगे और सामाजिक स्थिति से रिलेटेड जो जो प्रश्न बन सकते हैं उनकी चर्चा जो है कैसे करेंगे, एक मजेदार कहानी के रूप में आपको बता देंगे और आप इस तरीके से ऋग्वैदिक काल की सामाजिक जीवन को कभी नहीं भूलेंगे। और ये कंटेंट इस टाइप को किसी किताब में भी नहीं मिलेगा। आप लोग जो लोग पूरा वीडियो देखेंगे वो खुद समझ जाएंगे। अब सीधे सीधे चलते हैं टॉपिक पे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बस आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग एक बार देखिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो प्लीज आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। अब सीधे सीधे चलते हैं ऋग्वैदिक कालीन समाज पे। तो ऋग्वैदिक काल का समाज मैंने आपको बताया था कि कबीलाई समाज था और कबीले में लोग कैसे रहते थे, एक आज यहाँ है, कल यहाँ है, परसों यहाँ पहुंच गए, एक जगह पे कभी नहीं रहते हैं। तो जब कभी एक जगह पे नहीं रहेंगे तो इनका जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या होगा, कृषि कभी नहीं हो सकता है। आप जो बंजारे होते हैं ये कभी इनकी कृषि क्या होती है, अर्थव्यवस्था का नहीं होती। इनका क्या होता है, पशुपालन वगैरह इनका क्या होता है, मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार होता है। तो अब आप ये तो समझ गए हैं कि ऋग्वैदिक काल का जो समाज था वो कबीलाई समाज था और इसकी संरचना कैसी थी। तो दोस्तों इसमें परिवार नहीं था, इसके लिए दोस्तों कुल का प्रयोग हुआ है। यानी ये जो सबसे पहले सबसे छोटी, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ऋग्वैदिक कालीन समाज की सबसे छोटी इकाई कौन थी, तो ऑप्शन क्या लगाना है, कुल। फिर कुल के बाद दोस्तों आता है ग्राम और ग्राम के बाद आता है विष और विष के सब बड़ा क्या था, जन। सबसे छोटा यानी इकाई थी कुल और सबसे बड़ी इकाई थी जन। और ऋग्वेद में ग्राम का 13 बार उल्लेख हुआ है, विष का 46 बार उल्लेख हुआ है और जन का 276 बार उल्लेख हुआ है। तो आप तो ये समाज की सामाजिक संरचना समझ गए कि कुल, ग्राम और विष, ये जन। ये आपको क्रोनोलॉजी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। एग्जाम में दे देगा कि कुल, ग्राम, विष और जन को आरोही क्रम में सजाइए और इनके सीरियल बदल देगा। तो आप लोग इसको ये संरचना समझ गए होंगे। अब दोस्तों आप ये तो समझ ही गए हैं कि कुल सबसे छोटी इकाई है। तो ये कुल बनता कैसे था दोस्तों, शादी से। शादी किनके बीच में होती थी, लड़का और लड़की के बीच में। तो जब लड़का और लड़की के बीच में शादी होती थी, कुछ बच्चे वगैरह हो जाते थे, तो दोस्तों क्या होता था, एकल परिवार या इसे न्यूक्लियर भी फैमिली कहा जाता है। लेकिन जब विवाह के तुरंत बाद परिवार बनता है, इसे तो एकल परिवार कहते ही है दोस्तों। लेकिन जब कई एकल परिवार एक छत के नीचे रहने लगे तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार। तो आप लोग ये भी समझ गए कि कुल कैसे बनता था, संयुक्त परिवार थे। और दोस्तों ग्रामीण और कबीलाई समाज कैसा होता था, संयुक्त परिवार। क्योंकि मैं आपको अभी पिछली वीडियो में मतलब स्लाइड में बताया हूं कि ऋग्वैदिक कालीन समाज कबीलाई समाज था। तो दोस्तों ग्रामीण और कबीलाई समाज कैसा होता है, संयुक्त समाज। ये आप संयुक्त परिवार की परंपरा यहाँ विद्यमान होती है। और दोस्तों आपको ये भी गांव में आप देखेंगे संयुक्त परिवार रहते हैं, लेकिन शहरों में धीरे धीरे क्या है, आपको इक्का दुक्का ही शहरों में ग्रामीण मतलब ये संयुक्त परिवार मिलेंगे, ये सब एकल परिवार रहते हैं। तो आप ये याद रखिए कि ऋग्वैदिक समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली विद्यमान थी। अब परिवार का मुखिया दोस्तों क्या कहलाता था, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में परिवार का या कुल का मुखिया क्या कहलाता था। दोस्तों तो कुलप या कुलपा कहा जाता था। और दोस्तों इस कुलपा की योग्यता क्या होती थी, ये परिवार का वृद्धतम सबसे वृद्ध व्यक्ति होता था, पुरुष। और इसके अधिकार दोस्तों क्या होते थे, परिवार पर इसके असीम अधिकार थे। ये किसी को परिवार से निकाल सकता था, इस प्रकार इसके पास ये कुछ भी कर सकता था। और दोस्तों अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि ये पुरुष ही क्यों परिवार का मुखिया या कुलपा होता था, दोस्तों नारी इसकी मुखिया क्यों नहीं होती थी। तो दोस्तों ये कैसा समाज था, कबीलाई समाज था। और तो नारी मुखिया क्यों होगी, जब कबीलाई समाज होगा तो यहाँ संघर्ष होगा हमेशा। तो जब संघर्ष होगा तो नारी संपत्ति की सुरक्षा नहीं दे सकती थी उस समय, यह प्रबंधन अच्छा कर सकती थी, इसीलिए इसे कुलपा नहीं बनाया जाता था। अब दोस्तों आप यहाँ पे ये भी याद रखिए कि लड़कियों को और क्या कहा जाता था, तनिया, अमाजु, द्विता। इन सभी शब्दों को मैं आगे वाली स्लाइडों में डिफाइन करूंगा कि तनिया, अमाजु, द्विता में क्या अंतर था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों आप ये समझ गए कि ये सीरियल समझ गए, कुलपा समझ गए, कुलपा के अधिकार समझ गए, कुलपा की योग्यता समझ गए। अब आप ये भी याद रखिए कि ऋग्वैदिक युग में जो स्त्रियों को स्वतंत्रता और समता दी गई थी वो आज भी समाज को नहीं प्राप्त हो पाई है। यानी समाज में जो स्त्रियों की स्थिति ऋग्वैदिक काल में थी
वो स्त्रियों की स्थिति आज तक कभी उनकी वैसी नहीं हो पाई। लड़का लड़की में इस समय कोई अंतर नहीं था। अब दोस्तों आप ये भी याद रखिए कि गुरुकुल में क्या होता था, समान शिक्षा दी जाती थी। लड़की और लड़कों को मंत्रोच्चारण करने, मंत्रों की रचना करने, युद्ध में भाग लेने के अधिकार किन्हें थे, इस लड़कियों को। तो आप समझिए कि इन्हें राइट टू एजुकेशन भी था, मंत्रोच्चारण की करने की स्वतंत्रता थी। मंत्रों की रचना भी दोस्तों ये कर सकती थी स्त्रियां, और युद्ध में ये भाग ले सकती थी। लेकिन युद्ध में तो भाग ले सकती थी, लेकिन इन्हें कुछ अधिकार इन पे प्रतिबंधित किए गए थे। क्या किए गए थे, मैं वो अब आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। तो दोस्तों ये कौन कौन सी स्त्रियां थी जिन्होंने ऋग्वेद में मंत्रों की रचना की? अपाला, घोषा, लोपामुद्रा और सिकता, न्यावरी। ये एग्जाम में दोस्तों पूछा जा चुका है। और ये लोपामुद्रा तो आप बहुत याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इन स्त्रियों या लड़कियों को क्या राइट्स नहीं थे? तो इन्हें संपत्ति और राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। आपको यही एग्जाम में सीधे सीधे यूजीसी नेट में कथन कारण के रूप में बना देगा। अब आपको यह भी याद रखना कि संपत्ति और राजनीति में भाग का अधिकार नहीं था, लेकिन संपत्ति का अधिकार था। कब? सशर्त था। एक स्थिति ऐसी भी, क्या शर्त थी दोस्तों, जब स्त्रियों को संपत्ति पर अधिकार दिए गए थे? अगर स्त्रियों के भाई ना हो, यदि वह अविवाहित हो, तो उन्हें संपत्ति पे अधिकार था। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, अमाजू मैंने बताया था। तो अमाजू का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अविवाहित स्त्री। एग्जाम में सीधे सीधे यही पूछा जाएगा कि अमाजू का क्या अर्थ है। दुहिता दोस्तों किसे कहते हैं? दूध दूहने वाली लड़की को। तो दोस्तों पशुओं को रखवाली करने की जिम्मेदारी किसकी थी? स्त्रियों की। तो जो दूध वगैरह दूहती थी उसे दुहिता कहते थे। अब दोस्तों विवाह भी देख लीजिए, समाज में क्या था, एक विवाह। तो दोस्तों दहेज प्रथा की बात आती, तो दहेज का प्रचलन था ऋग्वेदिक काल में, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं थी, यह स्वैच्छिक उपहार था। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब दहेज के बाद दोस्तों विवाह क्या होता है, मैं आपको एक विवाह वाला वीडियो है, आप लोग देखिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। तो विवाह दो शब्दों से मिला है, बी प्लस वहा। बी मतलब विधि और वहा मतलब बहन करना, विधि पूर्वक बहन करना। तो जिसमें क्या होता है, 7 फेरे वगैरह पड़ते हैं, तो विधि हो गई, और मतलब लड़की के साथ आजीवन रहना, वो क्या है, विवाह। और ये विधि का विधान किसने किया, यानी ये जो विधि है इसका निर्माता कौन थे? तो दोस्तों संग दीर्घतमा ऋषि थे। और इसमें इन्होंने जो विधि बनाई थी उसमें कुछ कमियां थी। किसने बनाई थी? संग दीर्घतमा ऋषि ने जो विवाह की कुछ विधि बनाई थी उसमें कुछ कमियां थी। और इन कमियों को किसने दूर किया दोस्तों? श्वेतकेतु औदालिक आवरणी ने। ये दोस्तों उत्तर वैदिक युग में के प्रारंभिक दिनों की बात है। श्वेतकेतु औदालिक आवरणी, इनका नाम आप याद रख सकते हैं। अब दोस्तों आप ये भी याद रखिए कि वैदिक काल में क्या था, वर्ण नहीं था, वर्ण व्यवस्था नहीं थी। और ये वर्ण व्यवस्था कैसे बनी, मैं आपको इसी वीडियो में या अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। तो दोस्तों जब वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, फिर युग में विवाह कैसे होता था दोस्तों? वर्ण और गोत्र के आधार पर नहीं होता था ऋग्वेदिक काल में विवाह। फिर कैसा ऋग्वेदिक युग कैसा था दोस्तों? यहाँ वर्ग था। अब दोस्तों ये फिर वर्ण व्यवस्था कहां से आई? ऋग्वेद के दोस्तों 10वें मंडल में विवाह सूक्त है। इस विवाह सूक्त में अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह का वर्णन किया गया है। इसी में दोस्तों देवयानी और यात प्रकरण के बारे में बताया गया है। और ये देवयानी और यात से यादवों की उत्पत्ति हुई। बाद में यदु के नाम से ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। मैं आपको देवयानी और यात की कभी घटना बताऊंगा, कैसे यादवों की उत्पत्ति हुई। आप लोग कहां से यादवों की उत्पत्ति मानते हैं, लेकिन उससे भी पहले कहां बताई गई है? देवयानी और यात के प्रकरण से यादवों की उत्पत्ति मानी जाती है। अब दोस्तों विवाह के प्रकार कितने थे, ये भी सब 10वें मंडल में दिया है। और इसके साथ साथ दोस्तों किस आप स्तंभ सूत्र में ये 8 प्रकार विवाह बताए गए हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, समाज की स्थिति जानने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल पे आप लोग एक बार प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। और इसमें वैदिक सभ्यता के जो 18 लेक्चर हो चुके हैं इन्हें भी और सुनिएगा। और आप प्लेलिस्ट में एक बार और भी फोल्डर देख लीजिएगा, आपके काम का कंटेंट है तो आप उसे देख सकते हैं। तो ये दोस्तों 8 प्रकार के आप स्तंभ गृह सूत्र में कौन कौन से विवाह दिए हैं? 4 दोस्तों प्रशस्त विवाह होते हैं, 4 अप्रशस्त विवाह होते हैं। प्रशस्त विवाह में ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापति दोस्तों। और इनमें अप्रशस्त विवाह में कौन सा है? असुर, गंधर्व, राक्षस और पेशाच। ये सब समझौता टाइप्स हैं, इन्हें तोड़ा भी जा सकता है। ये दोस्तों विवाह होते हैं, ये 7 जन्मों के माने जाते हैं। तो दोस्तों ये बेसिकली विवाह मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट में बता दिया। अगर आप लोग डिटेल से जानना चाहते हैं कि ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह में क्या होता है, तो आप हमारा ये वीडियो विवाह वाला देख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे कि ऋग्वैदिक समाज में शिक्षा की स्थिति क्या थी। तो दोस्तों शिक्षालय में यहाँ शिक्षा दी जाती थी। और शिक्षालय को दोस्तों क्या कहा जाता था? गुरुकुल। और यहाँ पे गुरुकुल में कौन पढ़ता था? लड़का और लड़की दोनों पढ़ती थी। कौन कौन सी मुख्य लड़कियां हुई? जैसे अपाला हुई, घोषा हुई, लोममुद्रा हुई, सिकता, नियावरी हुई
आदि विदुषी स्त्रियां हुई हैं। और ये विदुषी स्त्रियों ने क्या किया, अब ज्ञान का लोहा मनवाया उस समय। बहुत विदुषी महिलाएं थी ये। और ये शिक्षा दी कैसे दी जाती थी, गुरुकुल में तो दी जाती थी दोस्तों। ये गुरुकुल में कैसे दी जाती थी, पेड़ की छाव में मौखिक रूप से दी जाती थी। मतलब ये यहाँ पे एक टीचर बैठा, ये यहाँ पे बच्चे बैठे और इन्हें ये बोल बोल के शिक्षा देता था। तो ये कैसी शिक्षा हुई, प्रतीकात्मक शिक्षा हुई। तो आप लोग ये भी समझ गए कि गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी और लड़के लड़कियों को दोनों शिक्षा दी जाती थी। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं कि नियोग प्रथा क्या होता है। तो दोस्तों मतलब निश्चित, और योग मतलब किया जाने वाला योग। तो निश्चित के लिए किए जाने वाला योग क्या होता है, नियोग प्रथा। और क्या निश्चित के लिए, तो एक बेटा प्राप्त के लिए किया जाने वाला संबंध को क्या कहते हैं, नियोग प्रथा। अगर बेटा नहीं हुआ, लड़कियां होती रही, तो दोस्तों ये नियोग नहीं रुकेगा। तो दोस्तों ये पुत्र का महत्व था कब, ऋग्वेदिक काल में। क्यों, क्योंकि समाज कैसा था, कबीलाई समाज था, संघर्ष समाज था। तो लड़का क्या होता है, एक हथियार की तरह काम करता था। तो आप लोग नियोग प्रथा भी समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ऋग्वेदिक कालीन वस्त्र कैसे बनाए जाते थे। तो दोस्तों ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में कैसे लोग थे, कपास की खेती करते थे और कपास के साथ मिले। लेकिन ऋग्वेद में कपास का कोई उल्लेख नहीं है। फिर ये कपड़े किसके बनाते थे दोस्तों, चर्म के बनाते थे, छोम के बनाते थे, ऊल के बनाते थे। छोम को दोस्तों अलसी कहते हैं, ऊल को ऊन कहते हैं। और ये कितने प्रकार वस्त्रों को पहनते थे दोस्तों, 3 प्रकार के। एक बास, एक अधिबास, एक नीबी। तो बास होता था दोस्तों अंता वस्त्र, अधिबास होता था कमर के ऊपर पहने वाला जाना कम वस्त्र, और कमर के नीचे कौन सा वस्त्र पहना जाता था, नीबी, और कमर से ऊपर अधिबास। तो बास, अधिबास और नीबी आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को सजेस्ट कीजिए, जिससे इस यूट्यूब चैनल पे कुछ अन्य आपके लिए महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट की जा सके। अब दोस्तों ऋग्वेदिक कालीन समाज में मनोरंजन लोग कैसे करते थे, तो मल्ल युद्ध खेलते थे, दौड़ होती थी, पशु युद्ध होता था, पासा खेलते थे। और पासे खेल में ये क्या करते थे, सब कुछ अपना पे दांव पे लगा देते थे। फिर ऋग्वेदिक काल में ये खान पान इनका क्या था, शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के मनुष्य थे। अब दोस्तों ऋग्वेदिक काल में जो समाज था, इसमें विधवा विवाह की बात की जाए तो ऋग्वेद में कोई विधवा नहीं थी, क्योंकि सभी का दोस्तों क्या होता था, पुनर्विवाह की अनुमति थी। समझ लीजिए कि कितना कितना डेवलप्ड एक तरीके का कह सकते हैं यहाँ की सामाजिक व्यवस्था। तो दोस्तों ये तो हो गई सामाजिक